किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हिंसा कराने वाला किसान नेता राकेश टिकैत घड़ियाली आंसू क्या बहा दिया। विपक्षी नेता सियासत चमकाने के लिए राकेश टिकैत के कदमों में गिर गए हैं। विपक्ष अब लाल किले पर लहराए गए खालिस्तानी झंडे, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुड़दंग, दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा घायल पुलिसकर्मी और दिल्ली वासियों का दर्द, ये सब भुला चुका है। राजनीति कितनी गंदी चीज होती है, सत्ता का नशा कैसा होता है, ये विपक्षी नेताओं ने टिकैत से मुलाकात कर बता दिया है। दिल्ली हिंसा को भूल ये सब राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर पहुंचे थे। बीते दिनों केजरीवाल ने अपने गुर्गे मनीष सिसोदिया को टिकैत के पास भेजा था। उसके बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी मिलने पहुंचे। वहीं इसके बाद तो टिकैत से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सियासी रोटी सेकने में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है, लिहाजा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी गाजीपुर पहुंचे। वहीं दलित नेता के रूप में राजनीति करने वाले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी टिकैत से मुलाकात की है। ये सभी मुलाकात राजनीति से प्रेरित है। इन सभी नेताओं ने टिकैत को आश्वासन दिया है कि वो अपना ड्रामा चालू रखें, उनको समर्थन मिलता रहेगा। उधर टिकैत को देख अपने आप को किसानों का मसीहा समझने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी योगेंद्र यादव के भावुक होने का भी वीडियो सामने आया है। योगेंद्र यादव अपने ऊपर लगे देशद्रोह के आरोपों को लेकर आंसू बहाते नजर आए हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों का देश की आजादी में दिए योगदान का हवाला दिया है। उधर विपक्षी नेताओं की मुलाकात और किसानों का हुजूम एक बार फिर उमड़ता देख राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने सरकार को ललकारते हुए कहा है कि आपने आंसू बहने का असर देख लिया है, अब यह आंदोलन और मजबूत होगा। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राकेश टिकैत के आंसू राजनीति से प्रेरित थे? क्या वो इसलिए आंसू बहाए ताकि किसान और लोग पिघल कर एक बार फिर आंदोलन में शामिल हो जाएं? मतलब साफ है कि राकेश टिकैत के आंसू नकली थे। अब देखना होगा दिल्ली हिंसा के आरोपी राकेश टिकैत के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करती है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा पड़ता ही जा रहा है। टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव भारी पड़ने वाला है। दीदी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि 2021 में होने वाले चुनाव में बीजेपी से उनको कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। टीएमसी नेताओं की नाराजगी और बीजेपी का कद बढ़ने से ममता की परेशानी बढ़ गई है। ममता की बेचैनी भी साफ देखने को मिल रही है। पिछले दिनों पीएम मोदी के मौजूदगी में ममता ने जिस तरह जय श्री राम के नारों पर नाराजगी जाहिर की, उसने बीजेपी को घेरने का एक और मौका दे दिया है। ममता को चुनाव में करारी शिकस्त देने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आए दिन बंगाल पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो महीने में एक बार बंगाल में घूम आते हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह और स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि ममता को जय श्री राम से बैर है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, उससे चुनाव बाद दीदी अकेली रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि ममता राज्य को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले गई हैं। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया है। अमित शाह ने गरजते हुए कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसके अलावा भी बीजेपी के दोनों नेताओं ने टीएमसी की पोल खोलकर रख दी। वहीं ईरानी के साथ मंच पर टीएमसी के पूर्व नेता शुवेंदु अधिकारी सहित कई दूसरे टीएमसी के बागी नेता भी मौजूद रहे। इन लोगों ने भी ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के आए दिन हो रहे बंगाल दौरे से ममता बनर्जी परेशान हैं और उनको जवाबी हमला करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आज अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए दीदी पर निशाना साधा है। तो हो सकता है कि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी पर बरस जाएं। बंगाल में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से इस बार का विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया। हालांकि चुनाव बाद ही पता चलेगा कि बंगाल में इस बार कमल खिल रहा है या दीदी की वापसी हो रही है। राजदीप सरदेसाई एक ऐसे पत्रकार हैं जो अक्सर फेक न्यूज फैलाने के मामले में लोगों के निशाने पर रहते हैं। मोदी विरोध के नशे में राजदीप इतना चूर है कि सरकार को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेते रहते हैं। 26 जनवरी को भी उन्होंने एक खबर शेयर की थी, जिसके बाद उन पर एफआईआर हुई है। इसके अलावा एक और फेक न्यूज फैलाने के मामले में राजदीप तो मुसीबत में फंसे ही, साथ ही इंडिया टुडे ग्रुप को भी उन्होंने फंसवा दिया है। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार सिंह ने चिट्ठी लिखी, जिसमें राजदीप सरदेसाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान से जुड़े कुछ पत्रकार गलत फैक्ट सामने रखते हैं, झूठा साबित होने पर बिना माफी मांगे ही उसे डिलीट कर देते हैं। ये एक बार नहीं बार बार किया जाता है। दरअसल इस चिट्ठी में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजदीप सरदेसाई ने जो झूठ फैलाया था उसका जिक्र किया गया है।
इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उनका पोर्ट्रेट का अनावरण किया था, जिसके बाद सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने दावा किया कि वो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नहीं है। उन पत्रकारों के मुताबिक ये पोर्ट्रेट प्रसन्नजीत चटर्जी की है, जिन्होंने बोस पर बनी फिल्म में उनका किरदार अदा किया था। चिट्ठी में लिखा गया, खेद की बात यह है कि आपके ग्रुप के पत्रकार फैक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाते हैं, जैसे कि इस खबर के लिए वो नेताजी के परिवार के सदस्यों या फिर खुद एक्टर से पुष्टि कर सकते थे। जिन्होंने भी ट्वीट पर यही बात लिखी थी, उन्होंने फैक्ट चेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और राजनीतिक लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने लगे। उन्होंने ऐसा करके न सिर्फ अपनी पत्रकारिता की नीति को अपमानित किया है, बल्कि राष्ट्रपति भवन की गरिमा को भी धूमिल किया है। इस तरह की भूल माफ करने के लायक नहीं है, क्योंकि चीजें पहले से ही स्पष्ट है। ये पत्रकार बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं, बिना अपना ब्लंडर स्वीकार किए, बिना माफी मांगे। ये चिट्ठी 27 जनवरी को लिखी गई और 28 जनवरी को ही ये खबर आई कि इंडिया टुडे ग्रुप ने राजदीप सरदेसाई को 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर करने का फैसला लिया, जिसके बाद ही सरदेसाई ने चैनल छोड़ने का फैसला लिया है। सिर्फ राजदीप ही ऐसे अकेले पत्रकार नहीं है जिन्होंने झूठे फैक्ट्स दिखाकर देश को गुमराह करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसे कई पत्रकार और भी हैं जिनका सबके सामने आना अभी बाकी है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर मुसलमानों का राग अलापना शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद से हटते ही उन्हें मुसलमान खतरे में दिखाई देने लगे हैं। बीते दिनों उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्यसभा से हंगामे के बीच बिल पास करने के लिए मोदी दबाव बनाते थे। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार की ओर से उन्हें दे दिया गया। हामिद अंसारी 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में उनकी एक नई किताब बाय मैन ए हैप्पी एक्सीडेंट आई है, जिस किताब में इन्होंने मुसलमानों को असुरक्षित बताया और कहा कि मौजूदा सरकार की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द ही नहीं है। अपनी किताब में इस टिप्पणी पर जब जी न्यूज पर प्रसारित इंटरव्यू में उनसे सवाल किए गए तो वो उन सवालों से उखड़े हुए नजर आए और बार बार मुस्लिम असुरक्षित वाली टिप्पणी पर सवाल पूछे जाने पर हामिद अंसारी ने थैंक यू कहते हुए माइक निकाल दिया। जब हामिद अंसारी से ये पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा, जब यूपी में लोगों को बंद किया जा रहा है, किसी पर लव जिहाद है, किसी पर ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक कभी धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं था, ये सामाजिक बुराई थी। इसके खिलाफ कानून बना, ये ठीक है, लेकिन इसे लागू किस तरह किया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति से कई बार ये सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों मानते हैं कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, तो उन्होंने कहा कि परसेप्शन यही है। काउंटर सवालों पर हामिद अंसारी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपकी मानसिकता खराब है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप आए क्यों? क्या मैंने आपको कोई निमंत्रण भेजा था? हालांकि इसके बाद भी एंकर ने ये पूछना जारी रखा कि आपको क्यों लगता है कि मुसलमान खुद को देश में असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि लिंचिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। एंकर ने कहा कि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है और ये कानून व्यवस्था का मामला है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम नागरिकों में भी कई बार असुरक्षा होती है, ईसाइयों में भी डर है। इसी दौरान फिर सवाल दोहराए जाने से नाराज होकर हामिद अंसारी कुर्सी से उठ खड़े हुए, माइक निकाला और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। हामिद अंसारी का ये इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उन्होंने बिना फैक्ट जाने समझे अपनी बातें कही हैं और मौजूदा सरकार पर गलत आरोप लगाए हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस का रुख भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली में उपद्रवी किसान हिंसा फैला रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही थी। कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए ऐसे कई ट्वीट थे जो बेहद विवादित थे। कांग्रेस के साथ साथ कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार गण भी फेक न्यूज फैलाने में जुटे हुए थे। अब फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर और कुछ पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और फेक न्यूज फैलाने के आरोपी रणदीप सिंह सुरजेवाला इन लोगों के बचाव में उतर गए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा कि थरूर और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द किए जाने चाहिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में बीजेपी की सरकारें विरोध की आवाज को बर्बर तरीके से और खुलकर दबा रही है। वो डराने और धमकाने का काम कर रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों और एक कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने से साफ है कि बीजेपी और उसके नेताओं द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का न्यू इंडिया विरोध करने वालों को व्यवस्थित ढंग से डराने का माहौल पैदा करने और विरोध की हर आवाज को राष्ट्र विरोधी करार देने पर आधारित है। उधर सुरजेवाला के अलावा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने की कोशिश है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के दौरान आईटीओ पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में लोगों को कथित रूप से गुमराह करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, द कारवा और दूसरों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। हालांकि कांग्रेस की फेक न्यूज फैलाने की पुरानी आदत है। इससे पहले भी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। बड़ा सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर सवाल उठाती रहती है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो कांग्रेस बचाव में उतर गई है। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर फेक न्यूज फैलाने के आरोपी पत्रकार पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।